नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से और सबसे पहले बात एक अहम खबर की करेंगे। आज सावन के दूसरे सोमवार पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अलसुबह 2:30 बजे भस्म आरती हुई। कोरोना के चलते भस्म आरती में हालांकि आम श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं दिया गया। आज बाबा का भांग से श्रृंगार किया गया है। आज शाम 4 बजे बाबा महाकाल अपने भक्तों का हालचाल जानने के लिए शहर के भ्रमण पर भी निकलेंगे, लेकिन बाबा की सवारी का मार्ग इस बार परिवर्तित किया गया है। आम श्रद्धालु वो भी इस यात्रा का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। प्रवेश पर इसमें पाबंदी रहेगी, लेकिन दूर से दर्शन किए जा सकेंगे। देखिए, भगवान भूत भवन महाकालेश्वर बाबा के यहाँ सावन का विशेष महत्व शुरू से ही है। वर्तमान में वैश्विक महामारी के कारण श्रद्धालुओं की संख्या अत्यधिक कम है, परंतु उनके जोश में कोई कमी नहीं आई है। ऑनलाइन परमिशन करवा करके दर्शन करने नित्य आ रहे हैं श्रद्धालु। आज सावन का दूसरा सोमवार है और इसी सोमवार को लेकर जो है आज सुबह भस्म आरती यहाँ पर शुरू हुई है महाकाल मंदिर में। और महाकाल मंदिर में भस्म आरती में विशेष भांग का श्रृंगार किया गया, जिसके बाद जो है विभिन्न फलों के रसों से बाबा महाकाल का जो है पूजन अभिषेक यहाँ पर किया गया। पंचामृत पूजन अभिषेक के बाद जो है बाबा महाकाल की भस्म आरती हुई है विशेष। इस विशेष भस्म आरती में भगवान महाकाल को यहाँ पर जो है भांग के श्रृंगार के बाद जो भस्म चढ़ाई गई है। और जो है वहाँ के पंडित पुजारी साफ तौर पे यही बता रहे हैं कि जो आज भस्म आरती हुई है इसमें कोरोना महामारी जैसे महामारी से बचाव के लिए बाबा महाकाल से प्रार्थना की गई। इसके अलावा दूर दूर से श्रद्धालुओं को आना भस्म आरती के बाद से शुरू हो गया, लेकिन जो है महामारी के कारण जो है आम श्रद्धालुओं को फिलहाल भस्म आरती में प्रवेश नहीं दिया गया, जिसके बाद सुबह 7 बजे से जो है बाबा के जो है श्रद्धालुओं के दर्शन यहाँ पर फिलहाल शुरू हो पाए हैं। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि फिलहाल अभी जो है दर्शन शुरू हो चुके हैं। आम श्रद्धालु यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं और ये जो सावन का आज जो दूसरा सोमवार है उसी को लेकर बाबा के जो है श्रद्धालुओं यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं। लगातार जो आ रहे हैं, लेकिन ज्यादा श्रद्धालुओं को फिलहाल यहाँ पर अभी एंट्री नहीं दी जा रही है। और माना यही जा रहा है कि जो है आज सावन के दूसरे सोमवार पर बाबा महाकाल के दर्शन करने से सब कुछ मन की इच्छाएं पूरी होती है और सब कुछ निरोगी काया रहती है। और ऐसे में दूर दूर से भगवान के दर्शन के लिए श्रद्धालु उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंच रहे हैं। आनंद निगम, न्यूज़ 18 उज्जैन। तो ये आपने बाबा महाकाल की दर्शन भी किए और देखा आपने किस तरीके से आज व्यवस्थाएं रहेंगी। सावन का जिक्र हो, पशुपतिनाथ की बात ना की जाए, मंदसौर के पशुपतिनाथ की, वहां भी खास तैयारियां की गई हैं। सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको लिए चलेंगे। नरेंद्र, महाकाल की तस्वीरें तो हमने अपने दर्शकों को दिखाई और बाबा पशुपतिनाथ का जिक्र ना हो तो सावन का सोमवार अधूरा अधूरा लगेगा। क्या नजर आता है? जी बिल्कुल ललित जी, अगर सावन का महीना हो और पशुपतिनाथ महादेव मंदसौर का अगर जिक्र न हो तो सावन अधूरा लगता है। और इस बार जो है सावन की रौनक अलग है। 5 सोमवार इस श्रावण मास में है और कई सिद्धि योग इसमें बनते हैं और इसी कारण जो है पशुपतिनाथ के महादेव की जो है आराधना की महिमा और बढ़ जाती है। और श्रद्धालुओं की आस्था इसलिए भी यहाँ पर बढ़ जाती है कि प्रत्येक सोमवार को यहाँ पर रुद्राभिषेक होता है और कई तरह के श्रृंगार पशुपतिनाथ के किए जाते हैं। लेकिन ललित जी, इस बार जो है आम श्रद्धालु जो है उनको सब ये चीज देखने को मिलेगी, करने को नहीं मिलेगी।
आम श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे, लेकिन अपने हाथों से अभिषेक, पूजा और ये इस तरह का दूसरा अभिषेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है और उसको संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने यहाँ पर खास इंतजाम किए हैं। जब श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करता है तो वहीं उसको सैनिटाइज किया जाता है, फिर उसके बाद उसका टेम्परेचर नापा जाता है, उसके बाद ही वो यहाँ पर प्रवेश करेगा। और जो अभी मैं खड़ा हूँ, ये गर्भगृह के बाहर खड़ा हूँ, इस गर्भगृह के बाहर से उसको दर्शन करना पड़ते हैं। नंदी हाल जिसको कहा जाता है, वहीं से दर्शन करना पड़ते हैं। और अभी ये जो प्रतिमा पशुपतिनाथ महादेव की अष्टमुखी प्रतिमा है, इसके दर्शन जो है वो आम श्रद्धालु दूर से ही अभी कर पा रहे हैं। लेकिन लगातार लोगों की श्रद्धा है, इसके लिए यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या कम नहीं हो रही है, लगातार श्रद्धालुओं की संख्या भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और श्रावण मास के जो कार्यक्रम होते हैं मंदिर प्रबंध समिति की ओर से किए जाते हैं, वो पूजारियों के द्वारा किए जा रहे हैं। ललित जी, तो किसी भी तरह स्पर्श की इजाजत नहीं होगी, दूर से ही आपको दर्शन करने होंगे। एक और खास बात के ये भी है, नरेंद्र की भक्त भी इस बात को समझ रहे हैं कि फिलहाल उनकी बाबा से दूरी जरूरी है। भक्तों का किस तरीके का रिस्पांस है, जब आपने पूछा किस तरह का वो रिएक्शन दे रहे हैं? थोड़ी उदासी जरूर होती है, दूर दूर से पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए सब पहुंचते हैं, लेकिन स्पर्श नहीं मिल पाएगा। जी बिल्कुल ललित जी, आपने बहुत सही प्रश्न किया है कि दर्शन करना बहुत जरूरी है, लेकिन स्पर्श नहीं करना एक मजबूरी है। और यही सभी हाल सभी मंदिरों के होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो स्पर्श करने की मात्रा एक बेल होती थी, जिसको घंटा कहा जाता था, उसको स्पर्श करने का भी यहाँ पर बेल कर दिया गया था। लेकिन यहाँ के जो समाज सेवी राहुल उन्होंने सेंसर वाली घंटी यहाँ पर लगाई थी और उसको दूर से ही हाथ दिखाने पर वो घंटी लग जाती थी और दर्शन दूर से ही करने का, यहाँ पर घंटी बजाने का भी एक सिस्टम बना दिया गया है। और यही है कि चाहे दूरी हो, मजबूरी हो, लेकिन फिर भी दर्शन करना जरूरी है, क्योंकि सबसे अगर श्रावण मास में बाबा पशुपतिनाथ का अगर आशीर्वाद और कृपा हो जाए तो क्या कहने हैं। जी बिल्कुल, आप मैं सुन भी पा रहा हूं, आपके पीछे मंत्रोच्चार शुरू हो चुके हैं, लेकिन आप बने रहिएगा। हम तस्वीरों के जरिए ही ये दिव्य दर्शन भगवान पशुपतिनाथ के अपने दर्शकों को करवा रहे हैं। एक साथ दो पुण्य लाभ का मौका सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दे रहा है। आपको नजर आ रहे होंगे, आनंद भी हमारे साथ जुड़े हैं साक्षात बाबा महाकाल के दर से। आनंद, आज दूसरा सोमवार है, सवारी भी निकलेगी, भांग से श्रृंगार भी किया गया है, पर उस सवारी में भक्तगण शामिल नहीं हो पाएंगे। किस तरीके का नजारा है? हालांकि बाबा महाकाल की सेवा, श्रद्धा, आस्था और उनके प्रति समर्पण में कहीं कोई कमी नहीं होगी। आनंद, बिल्कुल ललित, देखिए भगवान वही है, श्रद्धालु वही है। सिर्फ कोरोना वायरस का जो महामारी का एक जो दौर चला है, उस दौर के कारण भगवान से श्रद्धालुओं की दूरी जरूर हुई है, लेकिन श्रद्धा कम नहीं हुई है। और इसी को लेकर जो दर्शनार्थी हैं, जो श्रद्धालु है, बाबा महाकाल के दर पर लगातार आ रहे हैं। भले ही उनको एक दिन पहले प्री बुकिंग करानी पड़ रही हो, लेकिन वे आ रहे हैं लगातार यहाँ पर और बाबा महाकाल के दर्शन भी कर रहे हैं। चूंकि आज सोमवार है, सावन का दूसरा सोमवार है, और आज अलसुबह 2:30 बजे के आसपास जो है महाकाल मंदिर के पट खोले गए और उसके बाद भस्म आरती की गई है। इसके अलावा जो है बाबा महाकाल का एक विशेष श्रृंगार यहाँ पर भांग से किया गया, जिसके बाद दर्शनार्थियों का सिलसिला यहाँ पर जारी हो चुका है। फिलहाल 4 बजे बाबा महाकाल की सवारी निकलेगी, लेकिन आम श्रद्धालुओं को इसमें प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। बताया यही गया है कि जो पिछला जो सवारी का था, जो प्रथम सवारी थी बाबा महाकाल की, उसी रूट से बाबा महाकाल की सवारी जो है शिप्रा नदी के रामघाट पर जाएगी और वहां से आरती और जो है पूजन के बाद वापस बाबा महाकाल के दरबार में फिर पहुंचेगी। तो ये तमाम जो है दिन भर जो कार्यक्रम है वो चलते रहेंगे, लेकिन इस बीच यही है कि अभी फिलहाल जो है लंबी लंबी लाइनें बाबा महाकाल के जो है मंदिर में पीछे लगी हुई है। जो गेट नंबर 3 और गेट नंबर 4 है, वहां पर लंबी कतारें देखने को मिल रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का बाकायदा ध्यान रखा जा रहा है। तो उन्हीं श्रद्धालुओं को एंट्री मिल रही है जो लोग पहले से प्री बुकिंग कराकर यहाँ पर आए थे, और ये सब कुछ ध्यान रखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा वो मुंह पर मास्क लगाए हुए हो, सैनिटाइजिंग किया हुआ हो। तो वो सब कुछ ध्यान में रखते हुए बाबा महाकाल के दर्शन के लिए लंबी कतार में लगकर श्रद्धालु उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंच रहे हैं। जी ललित जी, महाकाल पिछले कुछ दिनों में बड़ा चर्चित भी रहा है, सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठे गए हैं। क्या व्यवस्थाओं में उससे लेकर कोई तब्दीली नजर आती है जो भक्तों के लिहाज से भी बहुत जरूरी है? आनंद, बिल्कुल देखिए
जो वाकया यहाँ पर घटनाक्रम यहाँ पर देखने को मिला और उसके बाद से लगातार यहाँ पर अब जो है जो सिक्योरिटी पॉइंटेज हैं उनको जरूर बढ़ा दिया गया है। जिस तरह से पहले आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा की चेकिंग यहाँ पर होती थी सुरक्षा को लेकर, वो जरूर यहाँ पर बढ़ा दी गई है। गेट नंबर 3 और गेट नंबर 4 की अगर मैं बात करूं और गेट नंबर 2 की, जहाँ पर वीआईपी श्रद्धालु प्रवेश करते थे, उसको लेकर भी यहाँ पर मैं बात साफ कर दूं कि जो पहले जिस तरह से आम श्रद्धालुओं की जो चेकिंग होती थी उसको लेकर अब ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। जो गेट नंबर 3 और गेट नंबर 4 पे जो आम श्रद्धालुओं के लिए जो गेट थे उन पर जो सुरक्षा गार्ड जो निजी सुरक्षा गार्ड थे, उनके अलावा यहाँ पर पुलिस का दल भी एक लगा दिया गया है। तो श्रद्धालुओं की जो सुरक्षा को लेकर जो पहले सवाल उठ रहे थे उनको लेकर मंदिर प्रबंध समिति ने जरूर यहाँ पर कवायदे शुरू कर दी और अब सुरक्षा की दृष्टि से विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जी, सुरक्षा की दृष्टि से विशेष ध्यान रखा जा रहा है और नरेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नरेंद्र, मैं ये भी जानना चाह रहा हूं, कई सालों बाद पिछली बार इसे संयोग ही कहा जाएगा, बाकी अगर बात की जाती है तो उसे कुदरत का कहर हम लोग कह देते हैं, लेकिन जब पशुपतिनाथ का जिक्र हो तो वो संयोग ही है कि साक्षात शिवना पहुंची थी पैर पखारने के लिए पशुपतिनाथ के। इस बार क्या स्थितियां हैं? लोग कर रहे हैं और उस समय तक और बारिश जो है वो पर्याप्त समय आवाज के साथ साथ जो आरती है उसकी भी आवाज आ रही है, हमारे दर्शक सुन पा रहे हैं। एक बार फिर आनंद का रुख करेंगे। आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आपने बताया ये जो व्यवस्थाएं हुआ करती थी, वीआईपी पास की व्यवस्था या अलग अलग पास की व्यवस्था, क्या ये अभी भी काम कर रही है? एक बात। दूसरी बात कि शाम को जब बाबा नगर भ्रमण पर निकलेंगे तो बाकी की रस्में, हालांकि भक्त इसमें सीधे शामिल नहीं होंगे, पर बाकी की रस्में क्या उसी तरीके से होंगी या उसमें भी कोई तब्दीली है? जो भ्रमण की बात मैं कर रहा हूं आनंद। बिल्कुल ललित, देखिए अगर यहाँ पे मंदिर की व्यवस्थाओं की बात की जाए, दर्शन व्यवस्थाओं की, तो दर्शन की व्यवस्थाएं जो है कोरोना महामारी को लेकर जो व्यवस्थाएं की गई थी अभी फिलहाल वही जारी है। मतलब पहले प्री बुकिंग करानी है या फिर जो है इंटरनेट के माध्यम से जो उनकी वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जाके अपना नाम और सब कुछ पूरी सारी डिटेल भरने के बाद आपको एक SMS मिलता है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर मंदिर में प्रवेश मिल रहा है। तो फिलहाल जो है प्री बुकिंग की अभी व्यवस्था चालू है। लेकिन अगर आप बात करें अगर शाम को निकलने वाली बाबा महाकाल की सवारी की, तो बाबा महाकाल की सवारी उसी वैभव के साथ निकालने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो पूजा पाठ है, जिस तरह से सभा मंडप में पहले पूजन पाठ होता है, उज्जैन कलेक्टर पहले उसका पूजन करते हैं, बाहर जैसी मंदिर की बाहर जैसी सवारी निकलती है तो गॉड ऑफ ऑनर उनको बाकायदा बाबा महाकाल का होता है। यहाँ पर एक राजा की तरह उन्हें गॉड ऑफ ऑनर मिलता है। वो गॉड ऑफ ऑनर के बाद उसके बाद बाबा महाकाल सवारी से सही जाते हैं इस बार। लेकिन बस अंतर सिर्फ इतना ही है कि पहले बाबा महाकाल भगवान हरि के पास जाते थे, हरि और हर का मिलन होता था। अब जो है बाबा अब शक्ति के पास जाते हैं, क्योंकि हरसिद्धि मंदिर के सामने से इस समय गुजरती है। तो सिर्फ खाली बदला सिर्फ इतना ही है कि सिर्फ रूट बदला है, लेकिन वैभव वही है, आस्था वही है और श्रद्धा वही है। जी, जाहिरा तौर पर रूट बदला है लेकिन आस्था वही है, वैभव वही है, श्रद्धा वही है और दर्शकों का और जो हमारे भक्त हैं उनका समर्पण भी वही है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका, आनंद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे दोनों सहयोगी। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। मंत्रियों के विभागों की लिस्ट जारी कर दी गई है। मंत्रियों के विभागों की लिस्ट जारी कर दी गई है। हम आपको बता रहे हैं मंत्रिमंडल में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। पोर्टफोलियो को लेकर लगातार बातें की जा रही थी। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक अब कल होनी है। पहले हमने आपको बताया था कि आज कैबिनेट की बैठक भी होनी है, लेकिन अब ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, बड़ा घटनाक्रम। मंत्रियों के विभागों की लिस्ट जारी कर दी गई है। लगातार अपडेट हम आपको बता रहे हैं इस घटनाक्रम में। शिवराज मंत्रिमंडल के मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो गया। हालांकि कहा जा रहा था जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा गृह संसदीय कार्य, जेल, विधि विभाग, हालांकि सेहत भी उनके पास था, स्वास्थ्य भी उनके पास था। ये देखना होगा कि क्या इसमें कोई तब्दीली हुई है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है और नरोत्तम मिश्रा
हालांकि गृह संसदीय कार्य की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, बेहद महत्वपूर्ण। गोपाल भार्गव लोक निर्माण यानी पीडब्ल्यूडी, कुटीर और ग्रामोद्योग। गोपाल भार्गव वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा चुके हैं। पिछली बार शिवराज सरकार में भी कई महती जिम्मेदारियां गोपाल भार्गव के पास थी। तो मंत्रियों के विभागों की लिस्ट जारी कर दी गई है और ये अपडेट हम लगातार आपको बता रहे हैं। गोपाल भार्गव को लोक निर्माण, कुटीर और ग्रामोद्योग की जिम्मेदारी मिली है। तो तत्काल बता दें, लगातार हालांकि हमने आपको बताया है, इसके बाद ये कहा गया कि नहीं ये लिस्ट नहीं है, इस तरीके की लिस्ट नहीं है, लेकिन लगभग जो नाम लगातार न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको बताता रहा, ये वही नाम है। यशोधरा राजे सिंधिया खेल और युवा कल्याण, पिछली बार भी इनके पास खेल एवं युवा कल्याण की जिम्मेदारी थी। तकनीकी शिक्षा की भी जिम्मेदारी दी गई है। भूपेंद्र सिंह नगरीय विकास और आवास, बेहद महत्वपूर्ण विभाग। मीना सिंह मांडवे आदिम जाति कल्याण। कमल पटेल किसान कल्याण। एंदल सिंह कंसाना को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग। गोविंद सिंह राजपूत राजस्व परिवहन। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह खनिज की जिम्मेदारी इन्हें मिली है। विश्वास सारंग चिकित्सा शिक्षा और भोपाल गैस त्रासदी। इमरती देवी महिला और बाल विकास विभाग। प्रभुराम चौधरी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। महेंद्र सिंह सिसोदिया पंचायत ग्रामीण विकास विभाग। प्रद्युम्न सिंह तोमर ऊर्जा। प्रेम सिंह पटेल पशुपालन सामाजिक न्याय। उषा ठाकुर जो नया मंत्रिमंडल आपने देखा, आकार जो विस्तार का आकार हुआ है, आकार का विस्तार हुआ, माफ कीजिएगा, उसमें उषा ठाकुर को भी जिम्मेदारी दी गई है। और अब पर्यटन और संस्कृति उन्हें दी गई है। अरविंद भदौरिया सहकारिता विभाग संभालेंगे। साधने की कोशिश की गई है, संतुलन को साधने की कोशिश की गई है। कल तेजी से घटनाक्रम भी बदला है। प्रद्युम्न सिंह लोधी का हृदय परिवर्तन हुआ और वो वापस अपने घर लौट आए। उन्होंने कहा कि विकास नहीं हो पा रहा था, तो विकास के लिए वो लौट कर आए और 6 घंटे बाद उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दे दिया गया। अब ये मंत्रियों के विभागों की लिस्ट आपके सामने, और ये हम लगातार आपको बता रहे थे, वही लिस्ट है कमोबेश जो लगातार न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको बता रहा था, लगातार अपडेट दे रहा था। हालांकि बाद में ये कहा गया कि नहीं, ऐसा कोई लिस्ट जारी नहीं हुई है, ऐसा कोई अभी पोर्टफोलियो नहीं बटा है, लेकिन अब ये साफ हो गया है। विजय शाह को वन विभाग की जिम्मेदारी मिली है और न्यूज 18 मध्य प्रदेश सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, बाद में ये बीच में अचानक एक घटनाक्रम हुआ था कि नहीं कोई ऐसी लिस्ट नहीं जारी कर दी गई है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन कमोवेश वही लिस्ट जो हम लगातार बताते चल रहे हैं अपने दर्शकों को, लगभग वही फाइनल। प्रवीण जी, बिल्कुल सही बात है और वाकई इस बात को लेके हम ये कह सकते हैं कि न्यूज 18 ने नजर बहुत बेहतरीन तरीके से रखी थी और खासतौर पर शरद ने, और उसकी वो लगभग वही लिस्ट आई है। अब इसमें गौर करने वाली बात 2-3 चीजें हैं ललित। आप देखें कि जो महत्वपूर्ण जो डिपार्टमेंट है जीएडी, मतलब जिससे सरकारें चलती हैं, जिससे आईएएस और इन सब के तबादले होते हैं, और एक पब्लिसिटी जो पूरी सरकार के की इमेज को तय करता है, वो सीएम ने अपने पास रखे हुए हैं। मतलब जीएडी सरकार मुख्यमंत्री शिवराज जी के पास है, जनसंपर्क शिवराज जी के पास है, और बाकी भी जो महत्वपूर्ण विभाग हैं वो इस संतुलन के साथ बांटे गए। हालांकि मैंने कल भी कहा था जब ये संभावित लिस्ट हमारे रिपोर्टर शरद ने ब्रेक कराई थी तब भी कि सिंधिया कामयाब तो हुए हैं, महत्वपूर्ण जितने विभाग लेने चाहिए वो उन्हें मिले हैं सिंधिया को, लेकिन इनके लोग भी बहुत ज्यादा ऐसे मुश्किल में नहीं हुए। एक नाम जरूर मैं जिक्र करूंगा, आपको याद होगा गोपाल भार्गव, और उस पर हमने थोड़ा चर्चा भी की थी कि वो उन्होंने कहा कि हमें तो कभी मलाई वाला विभाग मिला ही नहीं, मतलब हम क्या जाने मलाई। जब ये मलाई का जिक्र चला था तो गोपाल भार्गव ने टीवी पे कहा था कि भाई मैं क्या जानूं मलाई क्या, मुझे तो हमेशा सूखा वाला विभाग ही मिला है। इस बार उनको गीला विभाग मिल गया पीडब्ल्यूडी का। हालांकि इस गीले विभाग में जिम्मेदारी भी बहुत सारी है कि सड़कों से जुड़ा हुआ मामला होगा, और चुनाव जहां जहां है आप भी जान रहे हैं बेहतर, सड़कों की हालत बहुत खराब है एमपी में, बारिश के कारण भी और कुछ पिछली सरकार या जो भी वजह रहा हो, लेकिन सड़कें बहुत खराब है। तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर की जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है और उसे दिल्ली से भी फंड लाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो लगता है चुन के ये व्यक्ति तय किएगा कि भाई जो सीनियर हो, जिसकी दिल्ली में भी पैठ हो,
उसे इरिगेशन दे दिया जाए। और विजय शाह के पास वन मंत्रालय है, पहले भी कभी वो एक बार वन मंत्री रह चुके हैं विजय शाह जो हैं। तो कुल मिला के सिंधिया जो चाहते थे वो भी हुआ, और कुछ इनके लोग भी जिस तरह से ये लोग चाहते थे वैसा ये जो आमतौर पर एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती थी कि नहीं साहब 35 के 35 हम अभी नहीं रखेंगे, थोड़े से गुंजाइश हमेशा बचा के रखी जाती है, वो गुंजाइश भी धीरे धीरे मतलब बड़ा साधा गया है उसको कि चलो ठीक है 1 2 3 चीजें बची रहेंगी, बाकी सारे मंत्री बना दिए जाएं, जल्दी जल्दी बना दिए जाएं। उस गुंजाइश को थोड़ा सा बढ़ाया गया। प्रवीण जी, तो गुंजाइश बढ़ाना मजबूरी थी ललित, वो तो दबाव वहां से इतना ज्यादा था, जो नए मेहमान जो आए थे उनका दबाव इतना ज्यादा था। और अगर आपको याद हो तो न्यूज़ 18 पहले दिन से ये बात कर रहा है कि पेच इसलिए फंसा है क्योंकि सिंधिया वो डिपार्टमेंट चाहते हैं जो सीधा पब्लिक से जुड़े हुए हों, जिनमें एक्सपोजर ज्यादा हो। आप देखिए लिस्ट भी बता रही है बहुत स्पष्ट कि उन्हें वही विभाग दिए गए जिनमें एक्सपोजर है। मतलब आप देखें तो महिला बाल विकास पब्लिक से जुड़ा हुआ, लोक स्वास्थ्य परिवार मतलब हेल्थ सीधा पब्लिक से जुड़ा हुआ, पंचायत ग्रामीण विकास पब्लिक से जुड़ा हुआ, ऊर्जा पब्लिक से जुड़ा हुआ। तो ये अधिकतर डिपार्टमेंट जो है वो उनके लोगों को दे दिए गए। हाँ ये जरूर है कि वो टूरिज्म चाह रहे थे, लेकिन पर्यटन दिया गया उषा ठाकुर को, जो खांटी आरएसएस की लीडर हैं, यानी वो इन्हीं की तरफ की हैं वो जी। तो इस तरह का संतुलन जो है वो बनाने की कोशिश की गई, लेकिन देर आए, अब कितना दुरुस्त आए ये थोड़ा कुछ ये जब आप कह रहे हैं कि कितना दुरुस्त आए, तो क्या दरअसल मध्य प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि कोई भी लिस्ट अब फाइनल नहीं लगती? प्रवीण जी, नहीं लिस्ट तो ये फाइनल है, लिस्ट बेशक फाइनल है, मतलब अभी ये जब तक चुनाव नहीं हो जाते या गवर्नमेंट नहीं जाती तब तक की लिस्ट तो फाइनल दिखती है। अब इसमें फेरबदल मुझे लगता है शिवराज करेंगे नहीं, क्योंकि इसमें अभी आपको जो ये जो कागज जो हम अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जो नाम हम अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इसमें हम मोहर नहीं दिखा सकते, लेकिन इसमें मोहर अमित शाह की भी है, इसमें मोहर जेपी नड्डा जी की भी है, इसमें मोहर दिल्ली के संघ के संगठन के शिवराज के सबकी मोहर लगने के बाद ये लिस्ट आई है। तो अब अभी तो शायद चेंज नहीं हो। एक गौर करने वाली बात जरूर है ललित इसमें, वो ये है कि आप देखें हमेशा से संघ की एक खास वो इच्छा रहती है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट उसी व्यक्ति को दिया जाए जो संघ की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ हो। लक्ष्मीकांत शर्मा भी संघ की पृष्ठभूमि से आते थे, उनके पास उच्च शिक्षा थी। मोहन यादव भी संघ और संगठन की पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं, तो उच्च शिक्षा डिपार्टमेंट जो है वो मोहन यादव के पास है। तो बहुत सारा सोच विचार, मतलब इसमें जो मैं कह रहा हूँ मोहर जो है वो कई लोगों की मोहर, अप्रत्यक्ष मोहर दिख रही है इस लिस्ट में। और ये जिस पॉइंट की तरफ आप इशारा करना चाह रहे हैं, मोहन यादव को उच्च शिक्षा या जब भी हायर एजुकेशन की बात रहती है, एजुकेशन से जुड़े महकमों की बात रहती है, इसे समझने के लिए मेरा ख्याल है कि साल भर की घटनाओं को पूरा दिमाग में रखना पड़ता है कि बड़े व्यापक असर होते हैं जो आज नजर नहीं आएंगे, कल नजर नहीं आएंगे, शायद 6 महीने बाद उनका इफेक्ट हो। जी हाँ बिल्कुल, और ये बहुत लंबे वक्त से अगर आप देखें, चाणक्य बहुत पहले कह गए थे कि अगर किसी सरकार को अगर आपको कब्जे में करना है तो सबसे पहले उनके गुरुओं को ग्रिप में लो, उनके या उनका शब्द तो था गुरुओं को पदभ्रष्ट करो। गुरु पदभ्रष्ट होगा तो पूरा समाज पदभ्रष्ट होगा। तो ये कब्जे में करने के लिए वाला जो चाणक्य का जो वो वाक्य है वो अभी तक है लगातार चलन में कि भाई आपको पूरे समाज को, पूरे वर्ग को आपकी जो आइडियोलॉजी है, जो आप सोचते हैं या जो आप ज्ञान देना चाहते हैं, वो इसी डिपार्टमेंट के जरिए दिया जाएगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि अक्सर सरकारें बदलती हैं और वीसी बदलते हैं। मतलब ये बिल्कुल आघोषित एक तरह का दोनों के बीच संतुलन हो गया है कि गवर्नमेंट बदलेगी और वीसी बदलेंगे कई सारी यूनिवर्सिटी के। जी, और खास तौर पर इसमें जब संघ का विश्लेषण शामिल हो तो चीज़ें बहुत सहज और सरलता से नहीं समझ आती। खैर, मैं दूसरी तरफ अब जाना चाहूँगा। विश्नोई लगातार एक अपना मोर्चा खोले हुए हैं, ऐसे बहुत हैं, कुछ साध लिए गए, कुछ नहीं साध पा रहे हैं। क्या ये पोर्टफोलियो के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी उन्हें साधने की कोशिश लगातार जारी रहेगी? हालांकि अभी लाल बत्ती का सिस्टम, मतलब जलवा दिया जाएगा, जादू रहे ना रहे, मसलन निगम मंडल की जो नियुक्तियां हैं कि चलिए आप एक लाल बत्ती रख लीजिए, और दूसरी तरफ ये बुलंद होते झंडे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर आती पोस्ट, क्या इस पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो जारी रहेगी लगातार?
वो बिल्कुल जाएगी ललित, क्योंकि राजनीति इस तरह की नहीं है कि आपको पद मिल जाए मैं प्रसन्न हो जाऊं। ये पोर्टफोलियो जिन्हें मिले उन्हें मिले जो मंत्री बने, लेकिन अजय बिश्नोई, सिसोदिया, यशपाल सिसोदिया का हम जिक्र करें, और भी बहुत सारे बीजेपी के सीनियर लीडर जो मंत्री नहीं बन पाए, तो उनकी बेचैनी तो है, और इन पोर्टफोलियो से वो दूर नहीं होगी, क्योंकि ये तो मंत्रियों को मिले, उन्हें मिले नहीं है। दूसरा, निगम मंडल की भी जो मलाई है वो दो कल महत्वपूर्ण बांट दिए शिवराज जी ने। माइनिंग बांट दिया, खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम बांट दिया, तो उनकी और बेचैनी बड़ी होगी कि भाई जो ठीक जगह है वो तो बटी जा रही है। हालांकि संतुलन बनाने की कोशिश की जाएगी। अब जल्दी ही और भी लोग जो अपने हैं और नाराज हैं उन्हें निगम मंडल में लिया जाएगा। लेकिन मुझे ये डाउट है कि जो कैबिनेट मंत्री लंबे वक्त तक रह चुका हो, उस शिवराज सरकार में रह चुका हो जो बिल्कुल शुरुआती थी, वो अब निगम मंडल क्यों जाएगा? फिर वो कहेगा कि नहीं भाई ये तो मतलब मेरा एक तरह से डिमोशन है, तो संगठन फिर हो सकता है नवाजे उन्हें, क्योंकि भाजपा में उपकृत करने की जगह केवल सरकार नहीं होती, सत्ता और माफ कीजिए संगठन भी होता है। तो संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाएगी, तो मनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन फिर भी जिस असंतोष की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो बढ़ा रहेगा, और उसे कैसे साधेंगे ये बड़ी चुनौती होगी। साधने का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो सहजता खत्म हुई है जो पहले सीएम शिवराज में नजर आती थी, उनके फैसलों में नजर आती थी। वन मैन आर्मी शो जो चला करता था, वो सहजता खत्म हुई है। इस साधने की बात से वो याद आता है बार बार। दरअसल अब वो सहजता खत्म होने की वजह भी है ललित, अब वो कंप्लीट मेजोरिटी में नहीं है, उनकी लाई हुई सरकार नहीं है, उतने लोग नहीं है, वो सहजता आपको फिर दिखने मिलेगी शिवराज जी को। इसी वजह से तो मैं कह रहा हूँ, एक आध बार और भी हमारी जब बात हुई तो मैंने कहा कि आज तक मैंने शिवराज जी को इतना असहाय ऐसे नहीं देखा कि वो कैबिनेट विस्तार नहीं कर पा रहे हो। जाने कितने कैबिनेट विस्तार मैंने खुद उनके देखे हैं, इतना लंबा वक्त लगा नहीं, फिर इतना लंबा वक्त विभागों के बंटवारे में नहीं लगा, एक झटके में तय करते थे, वो डिपार्टमेंट तय कर देते थे, क्योंकि तब उनके पास कंप्लीट मेजोरिटी की एक एफडी होती थी। अभी तो बैंक पूरा खाली है मेजोरिटी का। तो अब देखते हैं कि जो भी होगा, उपचुनाव हुए और अगर वो बहुत ताकत से, बहुत मजबूती से उभर के सामने आ गए तब तो ठीक है, नहीं तो ये जो हम धमकाने वाले सिलसिले जो हम देख रहे हैं, सरकार को धमकाने वाले, अपनी बात मनवाने वाले, तो ये आगे भी चलते रहेंगे जी। और विपक्ष भी इतना कमजोर तो नहीं आंका जा सकता जितना पहले रहा है, या जिस तरीके की स्थितियां रही हैं। विपक्ष अभी खार खाया हुआ है, या कहते हैं वो जो घायल शेर होता है, जख्मी शेर होता है, वो और ज्यादा खतरनाक होता है। बिल्कुल ठीक उदाहरण आपने दिया। विपक्ष जख्मी शेर जैसे ही है, कमजोर तो बिल्कुल नहीं आंका जा सकता, और जख्मी शेर है। और कल तो एक तरह की ऐसी कहानी भी आई कि भाई क्या ये असंतोष जो राजस्थान में बढ़ रहा है, कहीं उसके कारण यहाँ इम्पैक्ट तो नहीं हो। तो इसकी वजह है विपक्ष, कि भाई विपक्ष ताकतवर है। दूसरा, विपक्ष हमेशा एक बात बोल के चलता है कि भाई जमीर या ईमान केवल हमारा बिकाऊ नहीं है, कांग्रेसी लोगों का, भाजपाइयों का भी है। तो विपक्ष भी डोरे डालेगा, ये जानती है बीजेपी कि भाई विपक्ष भी डोरे डालेगा, और उसमें जितने तरह के संसाधन अनिवार्य होते हैं, मैं यहाँ उच्चारित नहीं करूंगा, उन सभी संसाधनों से लैस है विपक्ष। अटैचियां उसके पास भी पर्याप्त हैं। अगर इन पर आरोप लगता है कि अटैची के दम पर खरीद लिया, तो अटैचियां उनके पास भी पर्याप्त है। तो जानती है बीजेपी की कोई भी असंतोष अब इस सीमा तक नहीं है कि हु केयर्स के भाव में इग्नोर किया जाए। अब तो थोड़ा सा भी असंतोष होगा तो उस पर नजर रखनी पड़ेगी, उसे मनाना पड़ेगा, नहीं तो विपक्ष तो आतुर है कि खींच के ले जाए। और रास्ता भी बीजेपी ने भी दिखाया है कि रास्ता क्या हो सकता है। रास्ता यही कि इस्तीफा दो और ज्वाइन कर लो। जी, इस्तीफा दो, ज्वाइन कर लो। एक और घटनाक्रम कि जिसका आपने अभी जिक्र भी किया, वो है जो राजस्थान में बहुत तेजी से स्थितियां बदल रही हैं, हृदय परिवर्तन के दौर चल रहे हैं। हालांकि उतनी मजबूत स्थिति नहीं है कि महाराज कुछ बोल दें और आस्थाएं परिवर्तित हो जाएं रातों रात। उतनी स्थितियां न होने के बावजूद भी ये कहीं ना कहीं प्रभाव मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थितियों पर, खासतौर पर ये जो 25 सीटें, कल जो 25 सीटें हो गई, उन पर असर तो डालेंगी, मानस पर तो असर डालेंगी, नेताओं की स्थिति पर तो असर डालेंगी। सर बिल्कुल डालेगी। नहीं तो, और दूसरी बात आप देखें कि मतलब जो एक कसमसाहट है उसे स्वीकारती नहीं है बीजेपी। बाहर तो बहुत दोस्ती, गले, याराना संवाद, एक दूसरे को तो जय जयकार के टोन,
ये आपको जरूर सुनने मिलते हैं। लेकिन भाजपा इस चीज से असहज रहती है भाई अभी सिंधिया जो है वो केयर ऑफ दिल्ली ही है और उनके बारे में जो भी कमांड आ रहे हैं वो दिल्ली से ही आ रहे हैं। तो सबने ये मान लिया कि भाई सिंधिया कहेंगे वो मानना पड़ेगा। और सिंधिया वो भी यहाँ नहीं कहते, सिंधिया दिल्ली को कहते हैं, मतलब वो दिल्ली यहाँ तक पहुंचाता है कि भाई वो ये चाह रहे हैं। तो ये बात तो है कि अभी जब तक ये दोबारा चुनाव नहीं हो पाते, जैसे आपने कहा कि मानस में सर, तो ये अच्छा डालेगा बुरा डालेगा ये तय होगा जब व्यक्ति वोट डालेगा। वो कैसे ले रहा है, क्या वो ये साम्राज्य विस्तार की नीति को पसंद कर रहा है, वोटर की मैं बात कर रहा हूँ, या वो ये मान रहा है कि भाई कांग्रेस के साथ चीटिंग हो गई। ये दोनों चीजें तय होंगी जब ये प्रत्यक्ष चुनाव की के दहलीज पर जाकर खड़े होंगे, जब एमपी में वोट डालेंगे, तब पता लगेगा कि ये साम्राज्य विस्तार जो है ये पसंद किया जा रहा है या नहीं, और लोगों के मानस में सही सही इम्पैक्ट क्या हुआ ये शायद उसी वक्त पता चले। जी एक चीज और इस पूरे विस्तार के दौरान जो नजर आई कि स्वास्थ्य का महकमा पहले नरोत्तम मिश्रा साहब के पास वो था, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी अब उनके पास से लेकर सिंधिया खेमे के पास चली गई। ये चुनौती भी बनी हुई है, स्थितियां इंदौर में सुधरते सुधरते फिर बिगड़ने लगी हैं, बाकी जगहों पर भी हालात बहुत अच्छे नहीं, और कम से कम कस्बाई इलाकों में तो स्थितियां बहुत ही ज्यादा खराब हैं। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन ये महकमा जो है वो जोड़ता है लोगों को, सीधा कनेक्ट करता है। इस महकमे में आप जो सिंधिया चाह रहे थे, जो मैं बार बार कह रहा था कि वो पब्लिक से जुड़े हुए, वो ये कि इस महकमे जो भी पब्लिक से जुड़े हुए डिपार्टमेंट हैं उसके जरिए आप लोगों से जल्दी जुड़ सकते हैं। हालांकि ये इस धारणा से मैं बहुत सहमत इसलिए भी नहीं हूँ कि अनाउंसमेंट और एग्जीक्यूशन बहुत फर्क समझती है पब्लिक की, आपने एग्जीक्यूट कितना किया और घोषित कितना किया। खैर, तो इसी वजह से इन्होंने हेल्थ लिया, और आप सही कह रहे हैं कि भाई हेल्थ की पोजीशन जो है वो उतनी अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी चीजें बहुत स्थिति इनकी बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन उन्होंने तय केवल इसीलिए किया, महिला बाल विकास उनके पास है, स्वास्थ्य उनके पास है, पंचायत उनके पास है, ऊर्जा उनके पास है, माने ये बिल्कुल भी पानी, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, इसके अलावा क्या है जो जनता से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है। फिर बच जाता है सड़क, जो गोपाल भार्गव जी के पास है। इन्हीं चीजों पर ही अनाउंसमेंट होते हैं, इन्हीं चीजों को विकास जो है वो क्या इन्हीं के अंदर होता है। ये विकास की भुजाएं हैं, विकास का धड़ है, जो जिस विकास की लोग बात करते हैं कि विकास हुआ कि नहीं हुआ, तो वो पूरा उन्होंने पकड़ लिया है। अब कितना होगा, क्योंकि जनता बहुत चतुर है, वो अनाउंसमेंट को अच्छे से समझती है और हमारे दरवाजे में कितना काम हो गया वो उसको अच्छे से फर्क कर लेती है। ललित जी, एक आपने शुरुआत में जिक्र किया था कि बड़े इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जो हैं जिसमें जनसंपर्क भी है वो शिवराज सिंह ने अपने पास रखा है। थोड़ा और इसकी गहराई अगर आप सहजता से दर्शकों को बताएं तो। बड़े मायने हैं दरअसल, जनसंपर्क रहने के अपने आप में कई मायने हो जाते हैं। दोनों चीजें ललित, जीएडी भाई क्या होता है कि भाई पूरा प्रशासन, लोग कहते हैं किसी भी अच्छे प्रशासक को, राजनीतिक प्रशासक की मैं बात कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री को आंका कैसे जाता है, ब्यूरोक्रेसी में ओवर कमांड है उसका। मैंने अक्सर लोग जब भी आप देखें तो चौक चौराहे में चर्चा की जाती है, वो ऐसी आंकी जाती है कि साहब उसका गजब का कमांड है ब्यूरोक्रेसी में, या ब्यूरोक्रेसी तो उसकी सुनती ही नहीं, दो उसके पास और फेल होने के पैमाने होते हैं। तो जीएडी है, तो जीएडी उन्होंने अपने पास रखा है। दूसरा ब्रांड बिल्डिंग जो है, शिवराज जी बहुत बड़ा ब्रांड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब ये मैं, उनके विरोधी भी मानते हैं कि मास लीडर हैं वो, और अब उस छवि को थोड़ा डेंट हुआ। ये जब वो ऐसे कहानी आने लगी कि भाई लाचार या असहाय सीएम जैसे दिख रहे हैं और ये वो, तो उसे उसकी ब्रांडिंग करता है पब्लिसिटी। तो ये दो डिपार्टमेंट जो सीधे ब्रांडिंग से जुड़े हुए हैं, जो सीधे इकबाल बुलंद करते हो किसी नेता का, तो ये दोनों विभाग और वो दोनों चीजों को पैरेलल भी लेकर चलते हैं। आपने बड़ा अच्छा ये मिसाल दिया कि जब सड़कों पर चर्चा होती है, चौपाल पर, चौराहे पर चर्चा होती है कि फलां की कोई कमांड नहीं, या नेता से अफसर नहीं डरते, या अफसर बेकाबू हो गए हैं। एक टर्म जो छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी आया था कि ब्यूरोक्रेसी में टेररिज्म आ गया है। इन दोनों के पैमाने पर शिवराज सिंह चौहान बड़े पुख्ता हैं। वो सिर्फ ब्रांडिंग पर फोकस नहीं रहता है, उनका मेहनत भी वैसी रहती है और ब्रांडिंग भी वैसी रहती है। शायद वो इसे पैरेलल चलाना चाह रहे हैं अब। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये इसी वजह से कि भाई ये जो वक्त है, ये जब कमांड उनके पास है औपचारिक,
तो जाहिर सी बात है कि उसकी आधिकारिक कमांड भी होना जरूरी है। और ये इन्हीं दो डिपार्टमेंट से, क्योंकि खेल करते हैं अधिकतर गवर्नमेंट की इमेज को डेंट करने में अधिकारी और मीडिया ही, मतलब दो लोग हैं जो 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 डेंट मारते हैं और जिनकी नियमित आदत होती है कि जब भी मौका मिला तो एक डेंट लगाना है सरकार की इमेज को। अफसर तो आदतन है इसमें जी, मीडिया भी आदतन है और हमें गर्व करना चाहिए कि हम आदतन है, क्योंकि हम किसी पार्टी के नहीं होता, मीडिया अमूमन किसी पार्टी का नहीं होता। थोड़ा भी उसे कुछ दिखा और उसने डेंट मारा तुरंत कि भाई ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। तो ये क्लोज मॉनिटर कर सकें सीएम, ये लग सके कि हाँ ये ऐसा कुछ ज्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा है, फिर इसकी क्या भरपाई होनी चाहिए, फिर कैसे हम अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए क्या नए कदम उठाएं। तो ये इस सोच के शायद साथ उन्होंने ये दोनों डिपार्टमेंट रखे हैं ललित जी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी इस बातचीत, जानकारी और विश्लेषण के लिए। कई बहुत सारी बातें हैं, ये हो सकता है कि कोई पॉइंट अभी क्लियर ना हुआ हो, और जैसा कि प्रवीण दुबे ने कहा भी कि अनाउंसमेंट और एग्जीक्यूशन तो बहुत ज्यादा आपको इंतजार नहीं करना है। इन सभी को जिनको ये नाम मिला है, पोर्टफोलियो मिल गया है, इन सभी को आपके सवालों का जवाब देना होगा। चुनाव है अभी सिर पर, तो जवाब आप इनसे ले सकते हैं, जवाब इन्हें देना ही होगा। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे दें। भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है, शिवराज कैबिनेट की बैठक कल होगी, आज दोपहर 3 बजे। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।